हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो रखे हैं सब? तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज एम्प्टी रिलेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। पिछली वीडियो में सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने चैप्टर मैप में लिखे थे, सब पढ़ा दूंगा आज। ठीक है, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहां आई बटन में लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखना, नहीं तो इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है नहीं? ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख के आना। चलिए बात कर लेते हैं एम्प्टी रिलेशन की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। देखिए, इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और सेट्स देन द रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और सेट्स, मतलब आपको एक सेट दिया है या एक से ज्यादा सेट दिए हैं और उनके एलिमेंट्स के बीच में किसी भी तरह की कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन होती है उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलो एग्जांपल समझते हैं। देखो, मान लो कि एक सेट दिया है आपको ए इक्वल सेट ऑफ मेल्स सचिन, पारस एंड गुन्नू। मतलब एक मेल्स का ऐसा सेट है जिसमें 3 मेल्स हैं, सचिन, पारस और गुन्नू, और एक रिलेशन आर है, वो इस तरीके से डिफाइन है कि आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इज द मदर ऑफ ए। मतलब ए बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें बी क्या है, ए की मदर है। अब एक बात बताओ, सेट दिया आपको किसका? सेट ऑफ मेल्स। अब क्या कोई मेल किसी की मदर हो सकता है? क्या कोई आदमी किसी की मां हो सकता है? यार सीधी सी बात है, कोई भी आदमी किसी की मां नहीं हो सकता। ठीक है ना, बाप जरूर हो सकता है। तो जब कोई आदमी किसी की मां हो ही नहीं सकता, तो इस केस में ये जो रिलेशन होगी ये क्या हो जाएगी? एम्प्टी रिलेशन। क्यों? क्योंकि देयर इज नो वुमेन इन द गिवन सेट हु कैन बी अ मदर। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल जनरल वाली बात, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। वो कहते हैं भाई मुझे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताओ कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा, और इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is defined as no element of set A is related to any element of set A। मतलब अगर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक रिलेशन आर सेट ए पर इस तरीके से डिफाइन है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट ए के किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको एक सेट दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक रिलेशन आर है, इस तरीके से डिफाइन है कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। देखिए, आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन आर है ए बी, इस तरीके से डिफाइन है कि ए प्लस बी करने पर 11 आ जाए। यार आप ज्यादा से ज्यादा क्या उठा सकते हो? 5। ए को भी 5 ले लो, बी को भी 5 ले लो, 5 और 5 को ऐड करके क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 11 तो कभी नहीं आ सकता ना। तो सीधी सी बात है कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को कोई भी एलिमेंट उठा के सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, और विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। अब बात कर लेते हैं हम एम्प्टी रिलेशन की जब दो सेट दिए हो, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा? देखिए, मान लीजिए लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब एक रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में इस तरीके से डिफाइंड हो कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करता हो, तो ऐसी रिलेशन को भी क्या बोलेंगे?
एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे जो दो सेट में है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट लिया a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और दूसरा सेट लिया b 5 6 7, ठीक है। तो और एक रिलेशन r इस तरीके से डिफाइन है कि ए बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15। a क्या है, सेट a में से लेना है, और b क्या है, सेट b में से लेना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सेट a में से मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 4। सेट b में से मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 7। करो जरा ऐड, कितना आ रहा है, 11। 15 आएगा कभी, कभी नहीं आएगा, तो 15 से बड़ा आने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसा ये जो रिलेशन होगी ये हो जाएगी एम्प्टी रिलेशन, सीधी सी बात है। हेंस r इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, भाई कुछ आ ही नहीं रहा। और 5 क्या होता है, सबसेट होता है a क्रॉस b का, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही से बनाना, ठीक। चलिए यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन r in a set A is called a universal relation if each element of set A is related to every element of set A, that is R equals to A cross A। मतलब एक रिलेशन R सेट A में जो डिफाइंड है इस तरीके से डिफाइन हो कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट A के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो, मतलब सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट, और मतलब हर एक एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहा हो, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए लेट सेट ए इक्वल टू दे रखा आपको 2 3 4, ठीक। और लेट आर बी डिफाइंड एज, आर इस तरीके से डिफाइन है कि आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन 10 आ जाए। ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, सेट ए के। देखिए अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं आपको, तो हमें सेट ए में से ऐसे एलिमेंट लेने के ए प्लस बी करने पर 10 से छोटा है। मैं 2 और 2 ले लूं तो 2 प्लस 2 4 होता है, लेस देन 10 है। 2 a ले लूं और b 3 ले लूं तो 2 प्लस 3 5 होता है, लेस देन 10 है। 2 और 4 ले लूं तो इन दोनों का सम भी लेस देन 10 आएगा। 3 और 2 ले लूं, a को 3 ले लूं, b को 2 ले लूं तो भी इन दोनों का सम क्या आएगा, लेस देन 10 आएगा। मैं 3 3 ले लूं तब भी लेस देन 10 आएगा। मैं 3 4 ले लूं तब भी लेस देन 10 आएगा। मैं 4 और 2 ले लूं तब भी लेस देन 10 आएगा। ऐसे मैं 4 और 3 ले लूं तब भी लेस देन 10 आएगा, और मैं 4 और 4 ले लूं तब भी लेस देन क्या आएगा, 10 आएगा। क्योंकि एलिमेंट मुझे 2 3 और 4 के अलावा कुछ ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्या ले लिया, ये सब ले लिया, ठीक। अब देखो 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है, 2 4 से भी रिलेटेड, मतलब 2 सबसे रिलेटेड है। 3 2 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है, 3 4 से भी रिलेटेड है, मतलब 3 भी सबसे रिलेटेड है। 4 2 से भी रिलेटेड है, 4 3 से भी रिलेटेड है, 4 4 से भी रिलेटेड है, मतलब 4 भी सबसे रिलेटेड है। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब आप कहोगे कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए क्यों लिखा है, भाई देखो अगर मैं ए क्रॉस ए निकालता, ए क्रॉस ए निकालता तो इसकी मल्टीप्लाई इसी से करता तो 2 2 आता, 2 3 आता, 2 4 आता, 3 1 3 2 आता, 3 3 आता, 3 4 आता, 4 2 आता, 4 3 आता, 4 4 आता, मतलब कुल मिला के क्या आता है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। इसलिए जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी, कुछ नहीं है। जब यहां पर सिंगल सेट ले रखा है सॉरी, वहां पे दो सेट ले लेंगे, मतलब सेट ए और सेट बी ले लेंगे। मान लिया कि सेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then the relation R from set A to set B is called universal relation if each element of set A is related to every element of set B। सेट A और सेट B दो नॉन एम्प्टी सेट है, और एक रिलेशन R सेट A से सेट B में इस तरीके से है कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ऐसी रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब वहां पे क्या था, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के ही हर एलिमेंट से रिलेट कर रहा था। यहां दो हैं तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, ए है 1 2 3 4, बी है 5 6 7, और आर ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, आपको दिख जाएगा, नीचे अगर ज्यादा करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं ना। चलो देखते हैं, R इक्वल्स हमें A और B इस तरीके से लेने, A माइनस बी का मोड करने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ठीक है। अगर मैं A ले लूं 1 और B ले लूं 5, ठीक है, तो A 1 माइनस 5 क्या होता है, -4, मोड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन क्या है 0। 1 और 6 ले लूं, A 1 ले लूं B 6 ले लूं तो -5 आएगा, और -5 का जब मोड करेंगे तो क्या आएगा, वो 5 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसी A1 ले लूं B 7 ले लूं,
ये -6 आएगा माइनस करने के बाद, और मॉड लेऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा 2 5 ले लूं, माइनस करने पर जो भी आ रहा है वो 0 से तो बड़ा ही आ रहा है ना, मतलब आ रहा है -3, और -3 का जब मॉड्यूलस करूंगा तो वो 3 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं A2 ले लूं, B6 ले लूं, A2 ले लूं, B7 ले लूं, ठीक है, A3 ले लूं, B5 ले लूं। 3 - 5 क्या होता है, -2, मॉड्यूलस करूंगा तो प्लस का 2 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसी तरीके से 3 6 भी ले सकता हूं मैं, और इस तरीके से मैं 3 7 भी ले सकता हूं। क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट ए से लेना है और सेट बी का हर एक एलिमेंट बी से लेना है। ठीक है, सेट ए जो लेना है सेट ए में से लेना है, और बी जो लेना है सेट बी में से लेना है। ठीक, अच्छा 4 5 ले लूं, 4 6 ले लूं, और 4 7 ले लूं, और कुछ मैं ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो सेट ए का 1 जो है 5 से भी रिलेट कर रहा है, 6 से भी, 7 से भी, 2 भी 5 6 7 तीनों से रिलेट कर रहा है, 3 भी 5 6 7 तीनों से रिलेट कर रहा है, 4 भी 5 6 7 तीनों से रिलेट कर रहा है। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, a relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself। मतलब एक रिलेशन R सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी अगर सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, तो वो रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव इफ AA बिलोंग्स टू R, मतलब A से रिलेटेड, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ठीक है ना। अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको, एग्जांपल जल्दी समझ में आएगा। देखिए इफ A दे रखा है 3 5 8, ठीक है, और एक रिलेशन है R इक्वल टू 3 5 3 3 5 5 8 8, तो ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। क्यों, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, कौन से, 3 5 और 8। 3 3 से रिलेटेड है, मतलब 3 अपने आप से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, 5 भी अपने आप से रिलेटेड है, 8 8 से रिलेटेड है, 8 भी अपने आप से रिलेटेड है, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन क्या हो गई, ये रिलेशन हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरों से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर ये रिलेशन देखूं मैं 3 5 5 8 3 3 5 5, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो यहां पर 3 जो है 3 से रिलेट कर रहा है, 5 5 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 8 8 से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया। ठीक है ना, मतलब एक भी छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बाकियों से हमें मतलब नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वाले रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा एक चीज और, अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन भी। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है, वो किसी दूसरे से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट होता है, किसी दूसरे से रिलेट नहीं करता। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा जब आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाऊंगा। लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखो वीडियो देखने में कोई घोटाला मत करना, घोटाला इन द सेंस स्किप करके मत देखना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर एक भी छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया, संकल्प नहीं तोड़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक रिलेशन आर जो सेट ए पे डिफाइंड है वो सिमेट्रिक होगी व्हेन फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्रेजेंट इन रिलेशन आर there must present an ordered pair BA also in present in relation R। ठीक है ना, मतलब अगर R में कोई एक ऑर्डर्ड पेयर AB है तो R में एक ऑर्डर्ड पेयर BA होना जरूरी है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में समझाता हूं। देखो मान लो कि एक सेट है A, ठीक है, और
ए और बी सेट ए के दो एलिमेंट है, एक सेट ए है और ए और बी सेट ए के दो एलिमेंट है, ठीक है। और एक रिलेशन आर सेट ए पे इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोला मैंने बोला अगर एक सेट ए है और ए और बी सेट ए के दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइंड है, वो रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन होगी अगर ए बी से रिलेटेड होने पर बी भी ए से रिलेट करता हो, ए बी से रिलेट होने पर बी भी ए से रिलेट करता हो। एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो कि एक दे रखा है सेट 2 3 4, ठीक है, एक रिलेशन है 2 3 2 4 3 2 4 2, इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, और दूसरी रिलेशन है 2 3 2 4 3 2 4 2 3 4, ठीक है। हम चेक करते हैं कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। मैंने क्या बोला कि एक रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा अगर ए बी से रिलेट होने पर बी भी ए से रिलेट करता हो, ठीक है। मतलब देखो जैसे 2 3 है, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 3 2 भी होना चाहिए कहीं पे, देखो है। 2 4 है, 2 4 मतलब 2 4 से रिलेटेड है तो 4 भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 4 2 होना चाहिए, देखो है। तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात देखते हैं। देखो 2 3 है तो 3 2 है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 4 है तो 4 2 भी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर देखो तो ए भी है तो बी ए भी है, ठीक है, लेकिन 3 4 है तो कहीं पर 4 3 नहीं है, 4 3 नहीं है मतलब वो छूट गया, ठीक है, और एक भी पेयर छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा अगर ए का बी से रिलेशन होने पर बी भी ए से रिलेटेड हो, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, देखो द रिलेशन वेज द सेम एज इज सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कहीं पर दे दी वेट जो है सेम है, दो चीजों का वेट सेम है, एक्स का वेट वाई के बराबर है, तो सीधी सी बात है एक्स का वेट अगर वाई के बराबर है तो वाई का वेट भी एक्स के बराबर होगा। तो जहां भी ये वर्डिंग आती है वेट द सेम एज, तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, कहीं पर इक्वल वर्ड आ जाए, इक्वल, ठीक है, इक्वल मतलब जैसे x की वैल्यू y के इक्वल है, जब x की वैल्यू y के इक्वल है मतलब x रिलेटेड है y से, ठीक, तो सीधी सी बात है जब x y के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली y भी x के इक्वल होगा, तो इसका मतलब y भी x से रिलेटेड होगा, तो x y है तो y x भी है, तो ऐसे रिलेशन को भी क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर एक सेट A है और A और B दो एलिमेंट सेट A के हैं, A का B से रिलेशन होने पर B भी A से रिलेटेड हो, मतलब हर एक AB के लिए हर एक BA अवेलेबल हो, AB तो BA, AB तो BA, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एक भी छूट गया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए आर रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन आर सेट ए में ट्रांजिटिव होगा इफ फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी सी प्रेजेंट इन रिलेशन आर देयर मस्ट बी अ थर्ड ऑर्डर पेयर ए सी ऑल्सो प्रेजेंट इन रिलेशन आर, हियर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। मतलब एक रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर ए बी और बी सी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, किसमें, रिलेशन आर में, तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए एक और ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी प्रेजेंट हो रिलेशन आर में, तब ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। देखो अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी, यहां पे भी ए सी आएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। मतलब ए का बी से और बी का सी से रिलेशन होने पर ए बी सी से रिलेट करता हूं। एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा। देखो मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है, और ए बी और सी, ए बी और सी
इस सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, एक सेट ए है और ए बी और सी इस सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, तो एक रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, एक रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अगर ए का बी से, बी का सी से रिलेशन होने पर ए का सी से भी रिलेशन हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक सेट ए है और ए बी और सी सेट ए के 3 एलिमेंट हैं और एक रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अगर ए का बी से और बी का सी से रिलेशन होने पर ए भी सी से रिलेट करता हो। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, एग्जांपल समझते हैं, देखो इफ ए इक्वल टू 5 7 9, एक सेट है ए, उसमें दे रखा 5 7 9, तो जो रिलेशन है 5 7 7 9 5 9, देखो 5 7 से रिलेटेड है मतलब ए बी से रिलेटेड है, 7 9 से रिलेटेड है मतलब बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए मतलब 5 9 से रिलेटेड होना चाहिए। देखो 5 9 है, तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो ए का बी से, बी का सी से रिलेशन होने पर ए बी सी से रिलेटेड है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इक्वल्स इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, जहां पे भी इक्वल वर्ड आएगा वो ट्रांजिटिव होगा। क्यों, देखो इफ x इक्वल वाई एंड y इक्वल टू z, x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो सीधी सी बात है x z के इक्वल होगा, मतलब a का b से रिलेशन होने पर, b का c से रिलेशन होने पर a भी c से रिलेट कर रहा है, तो इक्वल वाली कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, लेट a बी द सेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, मतलब एक क्या है, एक ऐसा सेट है जो है पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, ए बी द सेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ। ठीक, लेट आर बी द रिलेशन इन इज इन सेट ए डिफाइंड बाय द ओपन सेंटेंस एक्स लव्स वाई, मतलब आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ये कह रहा है कि एक्स है वाई से प्यार करता है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों, देखो अगर ए बी से प्यार करता है, इफ ए लव्स बी और बी सी से प्यार करता है, बी लव्स सी, तो इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो दैट ए लव्स सी। भाई ए बी से प्यार करता है, बी सी से प्यार करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए सी से भी प्यार करे। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक सेट ए है, सेट ए क्या है, लाइंस इन अ प्लेन, बहुत सारी लाइन है एक प्लेन में। ठीक है, और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, एक लाइन ए है जो परपेंडिकुलर है बी के, और एक लाइन बी है जो परपेंडिकुलर है सी के। एक लाइन ए है जो परपेंडिकुलर है बी के और एक लाइन बी है जो परपेंडिकुलर है सी के। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। एक लाइन ए है जो परपेंडिकुलर है लाइन बी के, ठीक है, और एक लाइन बी है जो परपेंडिकुलर है लाइन सी के, तो ए सी के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में भी जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, देखो किसी भी रिलेशन को अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो उसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन देयर मस्ट बी एट लीस्ट 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। सिंपल सा हो गया तो, कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। A relation R is reflexive, sorry, is equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं। A relation R defined in set Z, Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, R equals to x y such that x plus y is an integer, x belongs to z and y belongs to z। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों, देखो x plus y हमने लेना है z में से, z मतलब इंटीजर में से, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आप से बिलोंग करना चाहिए, a belongs to r होना चाहिए। तो भाई अगर आप दो सेम इंटीजर उठा लो
उन दोनों को ऐड करो तो आएगा तो इंटीजर ना, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि अगर ए बी से रिलेट करता है देन बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। अब कोई भी दो डिफरेंट आप उठा लो इंटीजर, 1 2 ले लिया तो 1 + 2 करके आएगा 3 आएगा, इंटीजर्स को ऐड करके इंटीजर आ रहा है। अच्छा मैं इसका उल्टा ले लूं 2 1 ले लूं तब भी तो इंटीजर ही आएगा। तो ए का बी से रिलेशन होने पर बी भी ए से रिलेट कर रहा है, ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 3 उठा लो यार, मतलब ए बी और सी, ए का बी से रिलेशन होने पर और बी का सी से रिलेशन होने पर क्या होता है, ए बी सी से रिलेट करना चाहिए। भाई देखो कोई 3 एलिमेंट उठा लिए और 3 इंटीजर उठा लिए, पहले 2 इंटीजर का सम इंटीजर होगा, दूसरे 2 इंटीजर का सम इंटीजर होगा, पहले तीसरे का सम भी तो इंटीजर ही होगा। मतलब ए का बी से रिलेशन होने पर, बी का सी से रिलेशन होने पर ए बी सी से रिलेट कर रहा है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी रिलेशन दिया हो, कह रहा हो कि इक्विवेलेंस प्रूव करो या चेक करो इक्विवेलेंस है या नहीं है, आप क्या चेक करोगे कि रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर तीनों हैं RST रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस नहीं है। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक बचा है आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन और एक टॉपिक हो रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन वीडियो मेरे को लग रहा है बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में, ठीक है। अब वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कोई कमी हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी तो आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, सबकी हेल्प होगी और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा जब चैनल सब्सक्राइब होगा और लाइक होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।